हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सर्वेश। मैं आज क्लास 12th केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट आपको जितने 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उतने 4 नंबर के 4 क्वेश्चन आपको लाया हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए वेरी हेल्पफुल होंगे। ठीक, आपको जो एक केमिस्ट्री से पूछे जाते कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन हमने 4 नंबर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं वो देखिए। बिलियन और दूसरा चैप्टर बिलियन प्लस पृष्ठ रसायन और रासायनिक बलगतिकी, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व तथा उप सहसंयोजक, इन चैप्टरों से मैंने आपको 4 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको सामने लाया हूँ। देखिए बच्चों, जो आपकी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। जो आप इन लोग को पढ़कर जाएंगे आप इनके आने की संभावना 100% रहेगी। ठीक, तो देखिए बाबू, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्या पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके लक्षण, इसके 4 लक्षण लिखिए, उपयोग भी लिखिए। ठीक, क्या बोल रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके 4 लक्षण लिखिए तथा इसके उपयोग भी लिखिए। तो इसकी परिभाषा देखिए क्या होती है, डिफिनेशन। तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर, तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी बनती है उसे ही क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तत्वों को क्या करते हैं, उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखते हैं और जो श्रेणी बन जाती है उसी श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। जैसे आपको मैं समझाना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर आपको ये आपके क्या है, ऊपर के सब क्या है, पॉजिटिव हैं, धनात्मक हैं। ये आपके क्या है, ऊपर के पॉजिटिव। देखिए एक श्रेणी हमने बनाया है आपके सामने, ये आपका क्या है, 0 है। फिर देखिए ये आपका ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक। ठीक, ये आपको एक श्रेणी बनाए हैं। देखिए श्रेणी आपको बच्चों को सभी लोग को दिख रही है ना, इसमें इसकी सक्रियता को बताए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर उदासीन है, जो आपका हाइड्रोजन यहाँ से क्या है, उदासीन है, उसके ऊपर सब क्या है, इनकी सक्रियता क्या है, अधिकतम है। और इधर क्या है, सक्रियता घटते हुए। तो सबसे कम सक्रिय धातु, इधर की जो सबसे कम सक्रिय धातु है ये आपका कौन सा धातु, उदासीन है। और इधर के सबसे क्या है, सबसे अधिक सक्रिय धातु है। ठीक है, एक कौन सा क्रम बनाया है हमने, सक्रियता का घटता हुआ क्रम बनाया है। ठीक, और आपको बच्चों ये भी पता रहना चाहिए कि ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, बढ़ता है। ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोड विभव बढ़ता है, लेकिन सक्रियता क्या होती है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होती है, सक्रियता बढ़ती है। ठीक, अब ये आपका सक्रियता का क्या है, पैटर्न है, देख लीजिए। ठीक, इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए बच्चों, ये सक्रियता का क्या है, क्रम है। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन पर, आप लोग को समझ में आया ना। फिर देखिए इसके क्या पढ़ते हैं, लक्षण। इसके क्या पूछा गया है, इसमें लक्षण भी पूछा गया है, तो पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पहला लक्षण पढ़ते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। ठीक, विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण, ऊपर से श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है। ठीक, श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता क्या होती है, घटती है। पहला लक्षण है। दूसर का देखिए लक्षण, दूसर का लक्षण क्या है, हाइड्रोजन के ऊपर स्थित सभी तत्व अम्लों से क्रिया करके H2 गैस मुक्त करते हैं। जो आपको हाइड्रोजन दिख रहा था ना, हाइड्रोजन यहाँ पर, हाइड्रोजन दिख रहा था ना यहाँ पर, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से जो भी ऊपर तत्व हैं, हाइड्रोजन श्रेणी आपको दिख रही है ना, तो हाइड्रोजन श्रेणी में कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर। तो हाइड्रोजन से जो भी ऊपर तत्व हैं वो क्या करते हैं, अम्लों के साथ क्रिया करके H2 गैस मुक्त करते हैं। तो हाइड्रोजन के ऊपर जो भी तत्व हैं आपको श्रेणी में दिख रहे हैं वो क्या करते हैं,
अम्लों से क्रिया करके क्या करते हैं, H2 गैस क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। जैसे आप लोग को एग्जाम्पल में एक बता देते हैं, देखिए जैसे क्या Fi की क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं H2SO4। ठीक, तो देखिए क्या होता है, क्या बनता है FiSO4। यहाँ से क्या होती है, H2 गैस क्या होती है, मुक्त होती है। ठीक, देखिए H2 गैस क्या होती है, मुक्त होती है। तो आप लोग समझे ना। तो इसी प्रकार जो आपको इस श्रेणी दिख रही है, श्रेणी ना, तो इससे ऊपर जो भी तत्वों से अब अम्लों के साथ अभिक्रिया कराते हैं सभी क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग को श्रेणी देख लीजिए। अब अगला लक्षण पढ़ते हैं। अगला लक्षण क्या है, तो अगला लक्षण पढ़ते हैं। देखिए 2 हो गया ना, अब तीसरा का लक्षण देखिए क्या दिया है। तीसरा का देखो ध्यान पूर्वक, जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होता है वह उतना ही प्रबल अक्षीकारक होता है। जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होता है वह उतना ही क्या, प्रबल अक्षीकारक होता है। ठीक दोस्तों, अब चौथा देखते हैं। चौथा क्या दिया गया आपको, ध्यान पूर्वक देखो चौथा पॉइंट क्या आपको दी गई है। श्रेणी का ऊपर वाला तत्व अपने से नीचे वाले तत्वों को उसके विलयन से में विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, जो श्रेणी बनाए थे वो क्या करते हैं, श्रेणी में अपने नीचे वाले तत्वों को विलयन में से क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। जैसे श्रेणी में क्या दिया गया था आपको, श्रेणी में देखिए, तो श्रेणी में कैसे विस्थापित कर देते हैं। जैसे श्रेणी में ऊपर Fe था, नीचे क्या था उसके, Cu था। तो जब इससे ज़्यादा विक्रिया करती है तो Fe क्या कर देता है, अपने विलयन में से Cu को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। ठीक, इसके कहने का मतलब यही होता है। विस्थापित मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। ठीक है, तो क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। ठीक, अगला पॉइंट, अगला देखिए उपयोग पढ़ते हैं इसका। ठीक, उपयोग, पहला उपयोग क्या है, सेल का मानक विद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में। पहला उपयोग क्या है, सेल का मानक विद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में। ठीक, दूसरा का उपयोग देखिए, बस दोस्तों दूसरा उपयोग देखिए, धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में। दूसरा का क्या है, धातुओं की क्रियाशीलता की क्या करने में, तुलना करने में। ठीक, अब ये पहला क्वेश्चन हो गया बच्चों। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आगे चलते हैं। ले लीजिए। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए अगला। तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, सेकेंड है। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों। तो सेकेंड क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, क्या दिख रहा है, देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है। उत्प्रेरण की अधिशोषण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। उत्प्रेरण की अधिशोषण सिद्धांत की क्या करना है, व्याख्या। ठीक, तो उसकी व्याख्या आपको क्या करना है, तो इसका उत्तर देखिए दोस्तों। उत्तर देखते हैं क्या होता है। इस सिद्धांत के अनुसार ठोस उत्प्रेरक, इस सिद्धांत के अनुसार ठोस उत्प्रेरक का मतलब जानते हैं। उत्प्रेरक का मतलब होता है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे या घटा दे। उत्प्रेरक का मतलब होता है जो अभिक्रिया की दर को क्या करता है, घटाता है और बढ़ाता है। ठीक, और अभिकारक जानते हैं ना, अभिकारक जिनसे हम लोग क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। ठीक, वही अभिकारक होता है। उत्प्रेरक आप लोग जान गए। तो इस सिद्धांत के अनुसार ठोस उत्प्रेरक अभिकारकों को अपनी सतह पर अवशोषित
कर लेते हैं। अवशोषित मतलब जानते हैं ना, ग्रहण करना। अवशोषित मतलब ग्रहण करना, तो अवशोषित कर लेते हैं, जिससे इसका ठोस की सतह पर सांद्रण बढ़ जाता है। जिससे जैसे अवशोषित कर लेते हैं, इससे क्या होता है, ठोस का सतह पर सांद्रण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों। और अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। और अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन इस सिद्धांत का दोष यह है कि यह सिद्धांत गैस तथा द्रव उत्प्रेरकों के प्रभाव को नहीं समझाता है। ठीक, जो ये सिद्धांत है ये सिर्फ ठोस को समझाता है, गैस और द्रव के उत्प्रेरकों के प्रभाव को नहीं समझाता है। यही इसका क्या आपको दोष है। ठीक, बाद में इसे संशोधित करके आधुनिक रूप से प्रस्तुत किया गया। बाद में इसे संशोधित करके क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया। देखिए आधुनिक क्या हुआ संशोधन, वो देखिए, देखते हैं बच्चों। देखिए आधुनिक संशोधन, तो ध्यानपूर्वक देखते हैं आधुनिक संशोधन को। तो आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत, आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत, तो क्या होता है आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत में, इस सिद्धांत को Na की उपस्थिति में, मतलब निकिल की उपस्थिति में वनस्पति तेल से H2 गैस की क्रिया द्वारा वनस्पति घी के निर्माण के द्वारा समझाया गया। ठीक, यानी Na की उपस्थिति में वनस्पति तेल और H2 गैस की क्रिया द्वारा वनस्पति घी के निर्माण के द्वारा समझाया गया। देखते हैं, आपको बताते हैं कैसे समझाया गया, उसको देखिए दोस्तों। देखिए कैसे, वनस्पति की क्रिया किससे होती है, H2 से। ठीक है, इसे ये आपका क्या है, अभिकारक है। क्या होता है ये आपका, अभिकारक। ठीक, अभिकारक। इस जब इसकी अभिक्रिया होती है तो देखिए किसके उपस्थिति में होती है, Na के। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, उत्प्रेरक। जिसकी उपस्थिति में होता है उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। और क्या बनता है, वनस्पति घी। क्या बनता है, वनस्पति घी। वनस्पति घी ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, उत्पाद है। आपका क्या है, उत्पाद। ये क्या आपका उत्पाद। ठीक है, तो वनस्पति का H2 से अभिक्रिया कराते हैं किसकी उपस्थिति में, Na। ये आपका उत्प्रेरक है, तो क्या बनता है, वनस्पति घी। ठीक, तो इससे इसकी पहले संशोधन को क्या करते हैं हम लोग, समझते हैं। इसका मतलब यही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब आप लोग जाने ना, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब कहने का मतलब कि इस सिद्धांत को Na की उपस्थिति में वनस्पति तेल से H2 गैस की क्रिया द्वारा वनस्पति घी के निर्माण में समझाया गया है। ठीक, देखिए वनस्पति और H2 का क्या किए, अभिक्रिया कराए, तो क्या उत्प्रेरक की उपस्थिति, उत्प्रेरक कौन है, Na की, तो कौन सा चीज़ बना आपका, वनस्पति घी। ठीक, पहला पॉइंट आप लोग समझे आधुनिक अधिशोषण के सिद्धांत में। अब आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें पहली पॉइंट देखिए, आधुनिक अधिशोषण के सिद्धांत में पहला पॉइंट देखिए क्या दिया गया है। तो इसमें पहला पॉइंट आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों ध्यानपूर्वक, क्या दिख रहा है, अभिकारक वनस्पति तेल प्लस H2 का सांद्रण उत्प्रेरक की सतह पर बढ़ जाता है। उत्प्रेरक की सतह पर क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, सांद्रण क्या होता है, उत्प्रेरक की सतह पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग क्या होता है, आपका बढ़ जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये अगली फर्स्ट पॉइंट थी इसकी। अब सेकेंड पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या है, Na
उत्प्रेरक की सतह पर कुछ केंद्रों की क्रियाशीलता अधिक होती है। ठीक, कुछ केंद्रों पर क्रियाशीलता क्या होती है? अधिक होती है। यह क्रियाशीलता मुक्त संयोजकताओं के कारण होती है। एक यह जो क्रियाशीलता होती है उसकी कारण होती है मुक्त संयोजकताओं के कारण क्या होती है? होती है। तो सेकेंड पॉइंट हुआ। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट क्या दिया आपको? क्रियाशीलता के कारण अभिकारक की क्रियाशीलता भी बढ़ जाती है। क्रियाशीलता के कारण जो होती है अभिकारक, अभिकारक जानते ना, तो अभिकारक जो मिलकर अगला तत्व बनता है, तो अभिकारक की क्रियाशीलता क्या हो जाती है आपकी? और तगड़ी हो जाती है। ठीक, क्रियाशीलता क्या होती है? एक नए तत्व के बनने क्रियाशीलता और तगड़ी हो जाती है। अगला पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट दोस्तों, चौथा पॉइंट आपको क्या दिया है कि इस प्रकार बने उत्पाद वनस्पति घी के अणु के सतह से अलग हो जाते हैं। इस प्रकार बने उत्पाद वनस्पति घी के अणु की सतह से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। तो दोस्तों ये आपके क्या थे? 4 पॉइंट थे जो आपको बोर्ड के एग्जाम में अति आवश्यक है, जो आपको हर साल पूछा जाता है। हर सेट में लगभग 2 से 3 सेट में पूछा जाता है। तो दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आपका क्वेश्चन का आंसर देखिए, इसको लीजिए दोस्तों। हो गया? तो फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए हो गया, तो हो गया। ठीक, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए। अगला क्वेश्चन आपके क्या है? तो अगला क्वेश्चन देखिए ध्यानपूर्वक, क्या है आपका अगला क्वेश्चन? देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्या अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर क्या कह रहा है वो देखिए। संक्रमण तत्व क्या है? संक्रमण तत्व क्या है? इनके 3 अभिलाक्षणिक गुणों को लिखिए। संक्रमण तत्व क्या है? इनके 3 अभिलाक्षणिक गुण को क्या करना है? लिखना है। ठीक, तो संक्रमण तत्व क्या है? इनके 3 अभिलाक्षणिक गुण। तो देखिए बाबू आंसर इसका आंसर ध्यानपूर्वक देखिए। क्या होते हैं संक्रमण तत्व? ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कोश से पहले, ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है कोश से पहले, एक से पहले, ठीक, कोश से पहले कोश n-1d में भरा होता है तो उसे डी भरा होता है तो उससे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक, ये आपकी डिफिनेशन होती है। डिफिनेशन में क्या बताएंगे? ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कोश से पहले कोश n-1d में भरा होता है उसे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। यस तथा पी ब्लॉक के बीच उपस्थित होने के कारण ही उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। जो आपका होता है ना संक्रमण तत्व किसके बीच में स्थित होता है? यस और पी ब्लॉक के क्या होता है? बीच में उपस्थित होता है। इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक, तो आप लोग को बच्चों ये डिफिनेशन याद रहना चाहिए। डिफिनेशन में क्या बोली गई है कि ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कोश से पहले कोश n-1d में भरा होता है उसे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और ये कहाँ होते हैं? यस तथा पी ब्लॉक के बीच में उपस्थित होते हैं। इन्हें इसलिए क्या कहते हैं हम लोग? संक्रमण तत्व कहते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया इनके अभिलाक्षणिक गुण, तो अभिलाक्षणिक गुण देखते हैं दोस्तों। इनका पहला अभिलाक्षणिक गुण देखते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला अभिलाक्षणिक गुण। तो दोस्तों इनके देखते हैं अभिलाक्षणिक गुण। पहला अभिलाक्षणिक गुण क्या है? रंगीन आयन बनाना। पहला संक्रमण तत्व का अभिलाक्षणिक गुण क्या है? कि रंगीन आयन बनाना। संक्रमण तत्व ठोस अवस्था या जलीय विलयन में रंगीन आयन बनाते हैं। संक्रमण जो तत्व हैं वो ठोस अवस्था या जलीय विलयन में क्या बनाते हैं? रंगीन आयन बनाते हैं। इसका कार्य यह है कि
जब संक्रमण धातु आयन पर श्वेत प्रकाश पड़ता है, श्वेत मतलब जानते हैं ना, जैसे एकदम सफेद जैसे सूर्य का प्रकाश, ठीक। जब श्वेत प्रकाश पड़ता है तो ये एक निश्चित रंग की प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। तो ये एक निश्चित रंग के प्रकाश की ऊर्जा का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। एक निश्चित ऊर्जा का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। अवशोषण मतलब क्या होता है, ग्रहण करते हैं। कोई एक निश्चित रंग को क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, ठीक। कोई एक निश्चित। अब अगला आगे पॉइंट देखिए दोस्तों, सेकेंड पॉइंट अभिलाक्षणी गुण में सेकेंड पॉइंट देखो क्या है, अनुचुंबकीय गुण, ठीक। अनुचुंबकीय गुण, संक्रमण धातुएं अनुचुंबकीय लक्षण का प्रदर्शन करती हैं। संक्रमण जो भी धातुएं हैं वो क्या करती हैं, अनुचुंबकीय का प्रदर्शन करती हैं। इसका कारण यह है कि डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से भरे होते हैं। इसका जो कारण, सबसे बड़ा कारण है कि डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आंशिक रूप से भरे होते हैं। आंशिक मतलब थोड़ा बहुत, ठीक। आंशिक रूप से क्या होते हैं, भरे होते हैं। अब देखिए इसके लिए फार्मूला क्या है, इसके लिए दोस्तों फार्मूला क्या है, चुंबकीय गुण म्यू बराबर क्या होता है, रूट में एन कोष्टक में एन प्लस क्या होता है 2, एन प्लस 2, ठीक। क्या होता है, एन प्लस 2 होता है। तो ये आपको क्या रहना चाहिए दोस्तों, पता रहना चाहिए। अब आगे चलते हैं, अगला क्या दिया है, अगला पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट, संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। अगला पॉइंट क्या इसका, संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। संक्रमण धातुएं संकुल यौगिक बनाती हैं। इसका कारण यह है कि इनके बाह्यतम कोश में डी उपकोष खाली होते हैं। जो बाह्यतम कोश होता है उसमें क्या होता है, डी उपकोष क्या होता है, खाली होता है। इसके अतिरिक्त इनका आकार छोटा व इन पर उच्च आवेश होते हैं, जिनके कारण लिगेंड द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से स्थान ग्रहण कर लेते हैं। जिनके कारण लिगेंड द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से स्थान क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। आसानी से स्थान क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे आप लोग को एक एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा आपको बता दें, जैसे देखिए NaCH2O5Cl, ठीक। ये कैसे हैं, ये आपका क्या है, एक उदाहरण है किसका, संकुल का। ऐसे यौगिक संकुल यौगिक कहलाते हैं। कैसे, संकुल। ऐसे यौगिक जो आपके होते हैं संकुल यौगिक हैं। ऐसे जो आपके यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं, संकुल यौगिक होते हैं, ठीक। या उपसंयोजक भी बोल देते हैं, ठीक। तो ये आपको ऐसे जो यौगिक होते हैं उससे क्या कहते हैं, संकुल यौगिक कहते हैं। तो दोस्तों ये आपको मैंने सबसे बहुत आसान भाषा में आपको ये बताया, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में हर साल ये पूछा गया, लगभग 4 से 5 सेट में हर साल पूछा जाता है। ये 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, हो गया। तो आगे चलते हैं दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। उपसंयोजक यौगिक के वर्णन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्या है, उपसंयोजक यौगिक के वर्णन सिद्धांत की क्या करना है, व्याख्या करना है, ठीक। अब देखते हैं दोस्तों इसका आंसर।
बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया आपके बोर्ड के एग्जाम में। दोस्तों ये आपकी किताब में बहुत लेंदी भाषा में लिखा हुआ मिलेगा, जिसे मुझे आज बहुत शार्ट तरीके से आपको बहुत आसान भाषा में बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड वर्नर ने जटिल यौगिकों या उपसंयोजक यौगिक की संरचना को समझाने के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। एक वैज्ञानिक हैं अल्फ्रेड वर्नर, उन्होंने जटिल उपसंयोजक यौगिकों को संरचना से समझाने का क्या किया, सिद्धांत क्या किया है, प्रस्तुत किया है दोस्तों। ठीक है, अब इनकी अवधारणाएं पढ़ते हैं, इस सिद्धांत की अवधारणाएं। तो इस सिद्धांत की निम्नलिखित अवधारणाएं हैं। पहला देखिए दोस्तों, पहली देखिए दोस्तों क्या है, किसी भी उपसंयोजक यौगिक के मध्य का धातु या धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकता को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, किसी भी सहसंयोजक यौगिक के मध्य का धातु या धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकता को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। वो देखिए कौन कौन से हैं, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। धातु परमाणु की दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। पहला कौन है, प्राथमिक संयोजकता, और दूसरा का कौन सा आपका है, द्वितीयक संयोजकता। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आपको लोग देखिए क्या है, किसी यौगिक की प्राथमिक संयोजकता इसकी ऑक्सीकरण अवस्था से संबंधित होता है। किसी यौगिक की प्राथमिक जो संयोजकता होती है इसकी ऑक्सीकरण की अवस्था प्राथमिक से संबंधित होता है, तथा द्वितीयक संयोजकता इसकी संयोजकता संख्या से। ठीक है दोस्तों, किसी यौगिक की प्राथमिक संयोजकता इसकी ऑक्सीकरण अवस्था से संबंधित होता है। ठीक, ऑक्सीकरण संबंध। और दूसरा देखिए, द्वितीयक संयोजकता इसकी संयोजकता संख्या से क्या होता है, संबंधित क्या होता है, संबंधित होता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखते हैं। अगला क्या पॉइंट है, किसी भी धातु परमाणु के लिए द्वितीयक संयोजकता का मान क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक, किसी भी धातु परमाणु के लिए द्वितीयक संयोजकता का मान क्या होता है, निश्चित होता है, मतलब फिक्स होती है वैल्यू। ठीक है, क्या होती है वैल्यू, फिक्स होती है। अब अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट क्या दिया आपको, किसी भी यौगिक में धातु परमाणु दोनों प्रकार की संयोजकता को संतुष्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, अगला पॉइंट आपकी जो 4 नंबर है, किसी भी यौगिक में धातु परमाणु दोनों प्रकार की संयोजकता को संतुष्ट करने की क्या करता है, कोशिश क्या करता है, कोशिश करता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला पॉइंट देखते हैं क्या है कि अगला पॉइंट देखिए, द्वितीयक संयोजकता स्पेस में स्थित निश्चित स्थान को प्रदर्शित करता है। स्पेस मतलब खाली स्थान। यही कारण है कि उपसंयोजक यौगिक का आकार निश्चित होता है। यही जो कारण है उसके कारण क्या होता है, उपसंयोजक यौगिक का क्या होता है, स्थान क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे आपको एक उदाहरण लेते हैं दोस्तों उपसंयोजक यौगिक का, जैसे आपको बताते हैं। देखिए CuNH3 4SO4। ठीक है, तो ये आपका जो होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, केंद्रीय धातु परमाणु। ये आपका जो होता है, ये आपकी अमोनिया NH3 आपका, ये आपका क्या है दोस्तों, लिगेंड है। क्या है, लिगेंड। ठीक, ये आपका क्या है, लिगेंड। SO4 क्या आपका सल्फेट आयन है। क्या है, सल्फेट आयन। ठीक,
ये आपका जो है 4, वो 4 क्या होती है आपकी, बताइए, उप सहसंयोजक संख्या होती है। उप